लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। तो अभी भी ये लगता है कि नहीं, हम बिहार में शराबबंदी कानून को अच्छे तरीके से लागू करा सकते हैं और इसमें कोई लीकेज नहीं होगा और न ही तस्करी से कोई माल आकर यहाँ बिकेगा। लेकिन अगर एक कानून हम लाते हैं इस तरह का और उसमें इतनी सख्त व्यवस्था होती है कि आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है सरकार, अगर आपके यहाँ शराब का बोतल आता है या आपके यहाँ शराब बड़े पैमाने पर शराब की जब्ती होती है तो आपका वाहन, आपका मकान, ये सब जब्त हो सकता है। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी सरकार को ही ढूंढना होगा कि अगर यहाँ शराबबंदी है तो सही में शराबबंदी हो, ये कोई लीकेज नहीं हो वहाँ से कि पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ शराब आ जाए या फिर कोई लोकल स्तर पर वो शराब का निर्माण हो वहाँ पर। कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर 2016 के पहले इतनी बुरी नहीं थी जो आज बुरी दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो शराबबंदी कानून आया और शराबबंदी कानून के बाद पुलिस का तंत्र भी बहुत हद तक भ्रष्ट हुआ। पुलिस को इतने अधिकार मिल गए इस कानून में कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शराब पिया हुआ हो या शराब रखे हुए हो या उसके घर से शराब बरामद हो, उसके खिलाफ पुलिस को इतने अधिक अधिकार मिल गए कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो जब पुलिस तंत्र को जब इतना अधिकार मिलता है तो वो फिर कल जाकर वो भ्रष्टाचार में बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी के साल ही कहानी अगस्त की है, जब गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई। 5 लोगों ने अपने आंख की रोशनी खो दी। उसके बाद बिहार में शराबबंदी का खेल चलता रहा। पुलिस महकमा और शराब माफियाओं का खेल आज भी जारी है। लेकिन एक और खबर कल की है। खबर कैमूर से है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान चली गई है। एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी हैं, जिन्होंने गोपालगंज का जो जहरीली शराब का कांड हुआ था उसे बहुत ही बेहतर तरीके से सबके सामने रखा था। और वो जो मौत हुई थी लोगों की, 19 लोगों की, वो कारण जहरीली शराब है, उसकी खबर भी इन्होंने ही ब्रेक की थी। सबसे पहले सर, बिहार में शराबबंदी लागू है, शराब का खेल तो चल ही रहा था, कहीं भी रुका नहीं था, लेकिन अब जहरीली शराब का खेल शुरू हो गया है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये जहरीली शराब के बारे में सरकार को शराबबंदी कानून से पहले ही इसका आभास था और ये बिहार में कोई पहली बार शराबबंदी लागू नहीं हुआ है। इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी और वो कुछ ही दिनों के बाद, मुझे लगता है कि तकरीबन 18 महीनों के बाद उस शराबबंदी कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये तो बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए शराबबंदी जैसे सख्त कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो ये बिहार में शराबबंदी के बाद ये तीसरी बड़ी घटना है जब लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। इससे पहले अभी आपने बताया कि गोपालगंज में वर्ष 2016 के अगस्त महीने में ही, मतलब बिहार में शराबबंदी लागू होने के 2-3 महीने के बाद ही एक बड़ा कांड हुआ था और गोपालगंज में खजूरबनी में एक ही गांव के करीब 19 लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों को हमेशा पूरे जीवन के लिए अपने आप की रोशनी खोनी पड़ी थी। तो ये तो चुनौती सरकार के पास उस समय भी था जब शराबबंदी कानून लागू कर रहे थे बिहार में, और ये आज भी वो चुनौती सरकार के सामने जस की तस बनी हुई है। एक और सवाल इसमें हम जोड़ेंगे, गोपालगंज कांड को हम जोड़ेंगे कैमूर से। गोपालगंज कांड जब हुआ, लोगों की जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान चली जाना, 5 लोगों ने अपनी रोशनी खो दी आंख की। उसके बाद उस नगर थाने के 23 पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अब सबको बहाल कर दिया गया। कैमूर में भी ये होगा, लेकिन फिर बहाली। तो ऐसे कैसे शराबबंदी लागू होगी? सरकार जिस तरह का जब कानून बनाती है तो वो अपने जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार के सामने जो चुनौतियां आती हैं उससे सरकार भाग नहीं सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपने बताया गोपालगंज कांड का, जो शराबबंदी कानून लागू होने के 3 महीने बाद ही बिहार को वो झेलना पड़ा था। एक ही गाँव में को टोटल 19 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर होती है। मुझे याद है, मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं
मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के सीधे संपर्क में था और उन्होंने 2 ही दिनों के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया था कि 19 लोगों की मौत शराब से नहीं हुई है, वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। यह भी एक महासंजोगी हो सकता है कि एक साथ एक ही गांव के 19 लोग विभिन्न बीमारियों से मरते हैं, तो वो उस समय अपने आप में रिकॉर्ड था और वो अंतिम समय तक भी वो अपने स्टैंड पर कायम थे कि ये जहरीली शराब का मामला नहीं है। जब मैंने इसका खुलासा FSL रिपोर्ट से किया और फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट में जब ये खुलासा हुआ कि सब जो भी 13 बिसरा आए हुए थे पटना FSL में, तो जब बिसरा की जांच हुई या जांच रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया मिथाइल अल्कोहल। अच्छा। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो जहरीला होता है और जब पुष्टि हुई तब फिर सरकार को इस तरह के पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करना, उन्हें निलंबित करना, उनका स्थानांतरण करना, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई थी अगस्त के वो उस रिपोर्ट के बाद से। तो सरकार का पहला काम रहता है कि ऐसी मौतों को छुपाया जाए और इसकी सच्चाई लोगों तक नहीं आए। और अभी भी एक्सेप्ट सरकार नहीं कर रही थी बहुत दिनों तक। बाद में जब पता चला, जब ये उजागर हो गया कि नहीं गोपालगंज में भी जहरीली शराब से ही 19 लोग मरे थे, तब सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की। और जो सख्त कानून बनाया गया है बिहार में, काफ़ी सख्त कानून था कि जिस थाना क्षेत्र में शराब का धंधा होगा उस थानेदार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसके घर से शराब मिलेगा उसका घर जब्त कर लिया 10 लाख जाएगा, जुर्माने तक का प्रावधान। और जो अगर आपके घर से शराब मिलता है तो जो भी आपके घर में बालिग सदस्य हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, वो उनको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ये सख्त कानून बनाने का ये हुआ कि सरकार इस तरह की घटनाओं को सरकार को छुपाना पड़ रहा है। अभी भी जो कैमूर में घटना हुई है, 3 लोगों की जान चली गई, एक बीमारी से अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कहना था कि उनका कि शराब हमने गुरुवार की रात को पी थी, उसके बाद से ये उनके साथ घटना घटा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि शराब से ही मौत हुई है। यानी कि यहाँ भी खेल ही खेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब जिस राज्य में इस तरह के सख्त कानून हो शराबबंदी को लेकर के, जहाँ 0 टॉलरेंस है शराबबंदी को लेकर के, सरकार कोई भी बहाना या कोई भी लीकेज बर्दाश्त करने के इसमें नहीं, और कानून भी इसी तरीके से बना हुआ है। तो वो तो शुरू में तो फेस सेविंग के लिए आप बताते हैं कि ये बीमारी का मामला हो सकता है और भी कोई मामला हो सकता है। तो अभी 1-2 दिन में इसका FSL रिपोर्ट भी आ जाएगा और इससे भी तय हो जाएगा कि वो शराब जहरीली थी या कोई और कारण था। ठीक है, ये होगी बात। अब बात करते हैं पुलिस महकमे की। बर्खास्त हो गए थे गोपालगंज कांड के बाद 23 पदाधिकारी, हाईकोर्ट जाते हैं, सभी फिर से बहाल हो जाते हैं। सभी नहीं, अधिकतर बहाल हो गए। सारी की जितनी भी तनख्वाहें थी, हाईकोर्ट का आदेश आया कि आपको देना पड़ेगा। अगर इस तरह से काम होता है, अगर किसी थाने के आसपास किसी तरह की घटना घटती है, पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या इस तरह की घटनाएं लगातार नहीं घटेंगी? इस पर तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो शराब, इस तरह की जो जहरीली शराब का जो कांड होता है, ये लोकल बना हुआ शराब होता है। जो गाँवों में भट्टियाँ जलाकर जो लोग स्पिरिट को फिल्टर करके और फिर उसको देसी शराब में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ऐसी गलतियां उसी में होती हैं। ये शराब कहीं स्मगल कर नहीं आया होगा। जो रोज अखबारों में आप खबर पढ़ते हैं कि मुजफ्फरपुर में 2 ट्रक, पटना में 1 ट्रक, गोपालगंज में 1 ट्रक शराब बरामद हो रहा है, और लगातार अखबार के पन्ने रंगे होते हैं इस तरह के खबरों से। तो वैसी शराब पीने से इस तरह की मौतें नहीं होती हैं। ये मौत होती हैं जो गांव में स्थानीय तौर पर जो लोग अपने खुद मिथाइल स्पिरिट को फिल्टर करके उसके बाद जब वो देसी शराब में उसको कन्वर्ट करते हैं, देसी शराब बनाते हैं, और जब वहाँ गलतियाँ होती हैं उनसे, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो शराब जहरीली हो जाती है, जो पीने के बाद ही लोग पथरा जाते हैं। वो तो सर सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी लागू हो या ना हो, वो तो पहले से ही कानून है कि आप इस तरह की काम नहीं कर सकते, इस तरह की शराब यहाँ पर नहीं बना सकते, वो अवैध है। लेकिन अब एक और घटना, हम शराबबंदी की ही बात करेंगे। आई थिंक पटना सिटी के आसपास की घटना है। एक बड़ा गोदाम शराब का पकड़ाया था, अखबार में निकला था, लेकिन जिसके नाम पर वो गोदाम था पुलिस उसे नहीं पकड़ती है, उसके बेटे को पकड़ती है। अब ये जब मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद वो तो सीधे कहेगा कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, वो छूट जाएगा, क्योंकि उसके नाम पे तो गोदाम है ही नहीं। देखिए, ये शराबबंदी के कानून की जब आप बात कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं की बात कर रहे हैं,
तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। जब बिहार में शराबबंदी लागू नहीं थी तब बिहार सरकार को सिर्फ शराब की बिक्री से राज्य में टोटल 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। आज जो जिस तरह की का जो शराब का बाजार आप बिहार में देख रहे हैं, स्मगलिंग से लाए हुए शराब की जो बाजार सजे हुए हैं यहाँ पर, आज जो उसका जो उसकी निर्धारित कीमत है उससे 2 गुने 3 गुने कीमत पर जो ये बढ़ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि बिहार में जो 6,000 रुपये का जो राजस्व सरकार को प्राप्त होती थी, तो आज कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का बाजार है बिहार में, जहाँ नकली शराब और दूसरे राज्यों से लाए हुए तस्करी करके लाई हुई शराब यहाँ बिक्री हो रही है। अब तो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास ये है कि इन शराब के धंधे से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है। क्या वो स्थानीय स्तर के अपराधी हैं, या वो बड़े तस्कर हैं, या शराब माफिया हैं, या फिर वो छुटभइये नेता हैं जो इस तरह की कमाई कर रहे हैं। तो जिस तरीके से, जिस सख्ती से इस कानून को लाया गया था बिहार में, वो सख्ती अब इस कानून को लागू करने में पुलिसिंग को देख करके तो नहीं लगती है। शराबबंदी कानून आने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में शराबबंदी के बाद एक नया खेल शुरू हुआ, पैसा उगाही का। पुलिस को इससे ज़्यादा फायदा हुआ, वो अभी भी फायदा कमा ही रही है। सरकार को नुकसान ही हुआ है, टैक्स तो मिलता नहीं है। अब शराब हर गली में मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब जहरीला शराब भी मिल रहा है। सवाल सरकार पर अब यही उठता है कि क्या शराबबंदी जो नीतीश सरकार ने लागू की वो तो विफल दिख रही है, तो जब आपको फायदा भी नहीं है, वो विफल भी है, तो लागू करने का क्या फायदा? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है कि जब इस तरह के चैलेंज हैं और आपके शराबबंदी कानून में जहरीली शराब, तस्करी की शराब, लोकल बनाई हुई शराब, वो जो हर तरह की शराब जो यहाँ उपलब्ध है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि क्या शराबबंदी कानून को हटा करके बिहार में फिर से जिस तरह से एक यहाँ शराब बिक्री का एक रेगुलेशन था, एक उसके लिए विभाग की व्यवस्था थी, बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड उसका मार्केटिंग करता था, तो क्या हम फिर को उसी तरफ लाने चाह रहे हैं, या सरकार को अभी भी ये लगता है कि नहीं, हम बिहार में शराबबंदी कानून को अच्छे तरीके से लागू करा सकते हैं और इसमें कोई लीकेज नहीं होगा और न ही तस्करी से कोई माल आकर यहाँ बिकेगा? तो ये इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। आप सर ग्राउंड लेवल पर बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से खेल चलता है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी सही है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, शराबबंदी का विरोध तो किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अगर समाज में जो विकृतियां हैं, या जो खास करके महिलाओं की जो स्थिति रही है बिहार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर एक कानून हम लाते हैं इस तरह का और उसमें इतनी सख्त व्यवस्था होती है कि आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है सरकार, अगर आपके यहाँ शराब का बोतल आता है या आपके यहाँ शराब बड़े पैमाने पर शराब की जब्ती होती है, तो आपका वाहन, आपका मकान, ये सब जब्त हो सकता है। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी सरकार को ही ढूंढना होगा कि अगर यहाँ शराबबंदी है तो सही में शराबबंदी हो, ये कोई लीकेज नहीं हो वहाँ से कि पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ शराब आ जाए, या फिर कोई लोकल स्तर पर वो शराब का निर्माण हो वहाँ पर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर शराब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर 2016 के पहले इतनी बुरी नहीं थी जो आज बुरी दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि जो शराबबंदी कानून आया, और शराबबंदी कानून के बाद पुलिस का तंत्र भी बहुत हद तक भ्रष्ट हुआ। पुलिस को इतने अधिकार मिल गए इस कानून में कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शराब पिया हुआ हो या शराब रखे हुए हो या उसके घर से शराब बरामद हो, उसके खिलाफ पुलिस को इतने अधिक अधिकार मिल गए कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो जब पुलिस तंत्र को जब इतना अधिकार मिलता है, तो वो फिर कल जाकर वो भ्रष्टाचार में बदल जाता है। ये कहा भी जाता है कि सत्ता में जिसके पास जितना अधिकार है वो उतना ही भ्रष्टाचारी बनते चला जाता है। बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू हुई, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि 2016 से पहले बिहार काफी हद तक अभी की परिस्थिति में बेहतर था। अपराध भी इतना नहीं था जितना कि शराबबंदी के बाद बढ़ते चला गया। तो देखना चाहिए अब सरकार को कि जिस चीज का वो दावा करती है, जिस शराबबंदी को लेकर वो अपना ढिढोरा पीटती है, क्या वो सही में ग्राउंड लेवल पर सही व्यवस्था में काम कर भी रही है या नहीं। अगर कर रही है तो लोग जहरीली शराब पीने से कैसे मर रहे हैं जब आपके क्षेत्र में शराब ही नहीं मिल रहा है। गली गली शराब ढूंढने की जरूरत नहीं है,
फ़ोन भी करिएगा तो मिल जाएगा। अब एक और भी खबर हम आपको बता दें, काफ़ी चर्चा का विषय था कि शराबबंदी को लेकर उसने एक फ़ोन किया पुलिस थाने में कि मेरे इस एरिया में शराब मिल रहा है, यहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बारे में उसने कंप्लेन किया था वो उसके घर पहुंच गया। इसे तो आप अभी 2 दिन पहले के अखबार में देखे कि एक स्कूल की बच्ची अपने स्कूटी से जा रही थी, जब उसका स्कूटी चेक हुआ तो उसमें से 8 बोतल शराब निकला। तो ये जो तंत्र है, जो सप्लाई वाले जो तंत्र है, उसमें ऐसे ही लोग शामिल हैं, स्कूल के बच्चे शामिल हैं जो अपने स्कूल के बस्ते में शराब का बोतल किसी के घर जाकर डिलीवर करते हैं और उनको 50, 100, 200 रुपया आराम से मिल जाता है। तो हमें इस तंत्र को दुरुस्त करना होगा और अगली पीढ़ी को बचाना होगा कि जो शराबबंदी के समय में शराब के धंधे से लाभ उठाने लगे हैं, और वो खासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चे। एक बड़ा चैन एक बन गया है इस शराबबंदी के बाद से, शराब का खेल का जो शराब माफियाओं ने शुरू किया है। सरकार पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करने में बिहार में विफल है, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, कहने से कोई भी पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि गली गली शराब मिल रहे हैं। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। पुलिस अपना फेस बचाने के लिए कुछ भी दावा कर देती है, लेकिन बाद में यही पता चलता है कि सरकारी तंत्र फेल है। शराबबंदी बिहार में फेल है। नीतीश कुमार चाहे जितना भी ढिंडोरा पीटना है पीट सकते हैं, लेकिन अब देखना है कि बिहार में जो शराबबंदी और शराब माफियाओं का खेल शुरू हुआ है उसको सरकार रोक पाने में कब तक सफल होती है। क्या बिहार में शराबबंदी सफल है, इसी पर हमारी चर्चा थी। आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सर ने बेहतर तरीके से समझा भी दिया कि किस तरह से जहरीली शराब का खेल और शराब का कारोबार फुल रहा है, साथ ही बिहार का जो भविष्य है वो बर्बादी की ओर बढ़ रहा है शराबबंदी के बाद, जिस तरह से नया शराब माफियाओं ने खेल रचा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहतर तरीके से शराबबंदी के खेल को समझाया, इसके लिए। और बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।